हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मेसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिजिकल फार्मेसी में हमने दो टॉपिक जो कि सस्पेंशन एंड इमल्शन, ठीक है, सस्पेंशन और इमल्शन, इसके पीवाईक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पहले ही सेपरेट वीडियो में। बाकी जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उन सभी का कंप्लीट पीवाईक्यू आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस उससे आए हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चीजें आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है तो 2020 का है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एमॉर्फस सॉलिड इज इनकरेक्ट। एमॉर्फस सॉलिड के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया यूजुअली अनाइसोट्रॉपिक, फ्लो अंडर प्रेशर, कंसीडर्ड एज सुपर क्लूड लिक्विड, नो डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से बात करें तो नो डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट सही बात है। इनकी क्या होती है, इनकी होती है मेल्टिंग रेंज, इनकी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है, ठीक है। फिर आगे हम बात करें, अगला क्या बोल रहा है कि कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड फ्लूइड, हाँ इनको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। फ्लो अंडर प्रेशर, इसीलिए इनको सुपर फ्लूइड बोला जाता है। और यूजुअली एन आइसोट्रॉपिक नहीं, अमॉर्फस जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक नहीं होते हैं। अमॉर्फस कैसे होते हैं, अमॉर्फस होते हैं आपके आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं एचएलबी वैल्यू ऑफ ट्रैगाकान। इसमें ट्रैगाकान की जो एचएलबी वैल्यू है आपको वो बतानी है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4.7 है, 8.7 है, 13.2 है एंड 14.3 है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में अपना जो आंसर है वो चैट बॉक्स में लिखते जाना है, ठीक है, ताकि चैट बॉक्स को हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना के रखेंगे और इंटरेक्टिव रहेगा तो चीज़ें करने में सही रहेगा, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पे पूछा हुआ ट्रैगाकान की एचएलबी वैल्यू, तो 4.7, यहाँ पे 4.7 किसकी एचएलवी वैल्यू होती है, 4.7 होती है हमारे पास डाई इथाइलिन ग्लाइकोल मोनोस्टीरेट की होती है। अगला क्या है 8.7, 8.7 किसकी होती है, 8.7 हमारी ट्रगाकांत की होती है, नहीं 8.7 ट्रगाकांत की नहीं होती है। 8.6 होती है किसकी, 8.6 होती है हमारी स्पैन 20 की, स्पैन 20 की होती है 8.6, ठीक है। उसके बाद बात करें तो 13.2, यस 13.2 इज द राइट वैल्यू ऑफ द ट्रगाकांत की एचएलवी की 13.2 होती है। फिर 14.3, नहीं 14.3 नहीं होती है। तो अभी अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, इंपॉर्टेंट एचएलवी वैल्यूज की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले आते हैं ओलिक एसिड, ठीक है। ओलिक एसिड का एचएलवी वैल्यू कितनी होती है, ओलिक एसिड की एचएलवी वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। बाकी फिर स्पैन 80 की एचएलवी वैल्यू कितनी होती है, स्पैन 80 की जो एचएलवी वैल्यू होती है वो होती है 4.3, ठीक है। उसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो स्पैन 80 की 4.3 हो गई, बाकी मैंने स्पैन 20 की बताई दी 8.6 हो गई। उसके बाद अपना ट्रैगाकान की कितनी होती है, ट्रैगाकान की 13.2 होती है। उसके बाद ट्विन 80 की जो होती है, ट्विन 80 की होती है 15, और ट्विन 20 की होती है कितनी, 16.7। उसके अलावा सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू वो होती है वो किसकी होती है, वो होती है SLS, दैट इज सोडियम लॉरियल सल्फेट, और इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 40। तो इन वैल्यूज को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जगह। आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ। अब लिस्ट ए में हमारे पास क्या है कि इमल्सिफायर्स के नेम्स हैं, और उसके बाद हमारा वो किस टाइप का क्या काम करते हैं उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है ट्राई इथेनोलामिन ओलिएट। ट्राई इथेनोलामिन जो ओलिएट है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एक हाइड्रोफिलिक कोलॉइड होता है। एन इथाइल एन इथाइल एन मिथाइल मॉर्फोलिन इथोसल्फेट, ये जो है ये हमारा क्या होता है, ये W इमल्सिफायर है। फिर आता है पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटॉन मोनो ओलिएट, ये जो है ये हमारे क्या होते हैं पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटॉन मोनोओलियर। और उसका जो जिलेटिन होता है, जिलेटिन हमारा क्या होता है, जिलेटिन होता है हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट एनआयनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में चला जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ए का सेकंड इसमें है, ए का सेकंड और किसी में नहीं है। यहाँ पे सी का फिफ्थ दे रखा, फिफ्थ नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हेन एन एक्वा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हैज द सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो सेम है एज कम्पेयर टू द अदर सोल्यूशन, द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज नोन एज। अगर जब सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, नॉर्मेलिटी, आइसोटोनिसिटी, मोलरिटी या मोलैलिटी। तो देखो यहाँ पे जो सब वैल्यू ऑब्टेन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिसिटी वैल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंसिडिटी ऑफ द फिक्स्ड ऑयल इज डिटेक्ट इंडिकेटेड बाय। तो रेंसिडिटी ऑफ द फिक्स्ड ऑयल की जो वैल्यू होती है वो किससे डिटेक्ट की जाती है, ऑप्शन है हायर आयोडीन वैल्यू, ठीक है,
हायर आयोडीन वैल्यू, हायर एसिड वैल्यू, हायर पेरोक्साइड वैल्यू या मोर अनसेपोनिफाइबल्स, तो किसके द्वारा डिटेक्ट की जाती है। यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, जितनी भी ये वैल्यूज होती है लाइक आयोडीन वैल्यू हो गई, एसिड वैल्यू हो गई, पेरोक्साइड वैल्यू हो गया, सपोनिफिकेशन नंबर हो गया, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना डेफिनेशन में। उधर माइक्रोबायोलॉजी में जाओगे तो जेड वैल्यू है, डी वैल्यू है, उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि उससे चांसेस रहता है कि क्वेश्चन आ जाए। और क्वेश्चन जो आता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कुछ बहुत हाई क्वेश्चन नहीं आता, आप इजीली कर सकते हो, बस आपको एक बेसिक आइडिया हो। तो जो रेंसिडिटी ऑफ द फिक्स ऑयल है वो किसके द्वारा इंडिकेट की जाती है, वो हायर एसिड वैल्यू के द्वारा इंडिकेट की जाती है। ऑप्शन बी विद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आगे बढ़े तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर्स द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन टू टेंजेंट्स, ठीक है, दो टेंजेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फेरेट डायमीटर, ठीक है, मार्टिन डायमीटर, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर या एडमंडसन डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर होता है वो क्या होता है, वो होता है सेम डायमीटर जो एक पर्टिकल स्फेरिकल पार्टिकल का हो। ठीक है, देखो मैं आपको एक सिंपल सी बता देता हूँ, यहाँ पे हम तीनों डायमीटर समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो एक हमारे पास कोई ऐसा सा, ठीक है, ये हमारा एक इरेगुलर पार्टिकल है, अब हमें इसका डायमीटर मेजर कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मतलब जो माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होगा तो एक ऐसे करके एक हमारा ये सर्कल विजिबल होगा। ठीक है, सर्कल थोड़ा सा इधर उधर हो गया बट उसको आप संभाल लेना। ठीक है, एक सर्कल विजिबल होगा। तो अब ये जो सर्कल का जो डायमीटर होगा, ठीक है, ये जो सर्कल का जो डायमीटर होगा, ठीक है, स्फीयर इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ हमें सर्कल दिख रहा है बट ये स्फीयर है। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, ये हमारा होगा प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर। उसके बाद फिर हम जो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, जैसे ये एक यहाँ पे है ये, उसके बाद दूसरा अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो दूसरा पार्टिकल एक यहाँ पे समथिंग है। ठीक है, तो ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया हमने इसके, इस सर्कल के हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन बनेगी, ठीक है, ये जो डायमीटर होगा ये हमारा कौन सा डायमीटर होगा, ये हमारा होगा फेरेट डायमीटर। ठीक है, फेरेट, ये हमारा कौन सा डायमीटर होगा, ये होगा फेरेट डायमीटर। अब उसके बाद हमारा जो होता है, अब आता है एक और डायमीटर होता है मार्टिन डायमीटर, द लेंथ ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द इमेज ऑफ द पार्टिकल। अब इमेज ऑफ द पार्टिकल वो जैसे एक यहाँ से ऐसे करके जो बाइसेक्ट कर रही है एक लेंथ ऑफ द लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मार्टिन डायमीटर। ठीक, तो ये तीन डायमीटर्स होते हैं, तीनों के बारे में मैंने माइक्रोमैग्नेटिक्स का जो लेक्चर लिया था उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार जाके वहां से भी आप लोग चेकआउट कर लेना। टेंजेंट्स की बात हुई तो टेंजेंट्स में कौन सा डायमीटर, फेरेट डायमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ पार्टिकल डायमीटर ऑब्टेन्ड बाय द माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। देखो इसको मैंने उस टाइम पे भी बताया था जब मैं लेक्चर ले रहा था, तब भी मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों क्यों देख लो आप, क्वेश्चन पूछा से रिपीटेडली क्वेश्चन आए हुए। अगर आपने जैसे अगर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये 2017 का था, एक क्वेश्चन इससे आया होता, सेम उसी टॉपिक से दूसरा एक क्वेश्चन था कि टाइप ऑफ पार्टिकल डायमीटर ऑब्टेन्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन से जो अगर हम डायमीटर ऑब्टेन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टेड डायमीटर, सरफेस वॉल्यूम डायमीटर, वॉल्यूम सरफेस डायमीटर या स्टोक्स डायमीटर, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोजेक्टेड डायमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच apparatus मेजर द पार्टिकल साइज बाय द सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के की हेल्प से कौन सा apparatus है जो पार्टिकल साइज को मेजर करता है। एक ऑप्शन है आपका पास साइक्रोमीटर है, पोस्टवॉल्ड विस्कोमीटर है, एंडरसन apparatus या फ्राइब्रेटर है। तो जो हमारा किसकी वजह से पार्टिकल साइज के उससे कौन डिटरमाइन करता है, वो हमारा डिटरमाइन करता है एंडरसन apparatus। ठीक है, इसको मैंने दो जगह पढ़ाया है, वो एक हमने इसके बारे में प्री फॉर्मुलेशन में भी पढ़ा है एक लेक्चर में, उसका फिजिकल फार्मेसी का जो हमारा लेक्चर था माइक्रोमैटिक्स का, उसमें भी मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ। तो दोनों में से कोई सा भी लेक्चर आप जाके देख लेना, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द पाउडर सरफेस एरिया एंड पोरोसिटी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट वीडियो बता दूं कि मैंने अभी चैनल पे दो वीडियो डाले हुए हैं, एक डाला हुआ है इक्वेशन से रिलेटेड, एक डाला है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। इसमें सारे फार्मास्यूटिक्स के जो जो इक्वेशंस यूज होते हैं उनके बारे में बात की है, और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी बात की है, तो उसको जाके एक बार देख लेना, वो आपके काफी हेल्प हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट्स मेजर द पाउडर सरफेस एरिया एंड पोरोसिटी, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो पाउडर सरफेस एरिया एंड पोरोसिटी को मेजर करता है। ऑप्शन है आपके पास, एक कोल्टर काउंटर, दूसरा है एंडरसन एपरेटस, तीसरा है क्वांटासा, चौथा है पार्टिकल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पे जो तीन है ये मेनली हमारा उसके लिए मेजर करने के लिए यूज होते हैं, किसके, पार्टिकल साइज के लिए। एक हमारा जो क्वांटा शॉब है ये हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सेडिमेंटेशन इफिशियंसी, ठीक है, सेडिमेंटेशन इफिशियंसी इज डिफाइंड एज। तो सेडिमेंटेशन इफिशियंसी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो जो ये सेडिमेंटेशन इफिशियंसी होता है क्या होता है, एस, एस इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉलोइंग टू द मीन एयरवे डायमीटर। क्या होता है ये, डिस्टेंस फॉलोइंग टू द मीन एयरवे डायमीटर का रेशियो होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में हमें ऐसा मिल रहा है, यही पहला ऑप्शन, दूसरा मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, फिर हमारा डिस्टेंस फॉलोइंग प्लस नहीं, तो डिस्टेंस फॉलोइंग अपॉन
टू द मीन एयरवे डायमीटर का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डायनेमिक वाटर सॉर्प्शन जिसको डीवीएस भी बोलते हैं, आइसोथर्म व्हाट इज प्लॉटेड, मतलब डीवीएस आइसोथर्म में जो प्लॉट बनता है या जो ग्राफ बनता है वो किसके किसके बीच में बनता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास कि क्रिस्टलाइजेशन पीक वर्सेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, चेंज इन मास वर्सेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्रिस्टलाइजेशन पीक एनर्जी वर्सेस चेंज इन मास, क्रिस्टलाइजेशन पीक एनर्जी वर्सेस अमॉर्फस कंटेंट। तो ये जो ग्राफ बनता है वो किसके बीच में बनता है, चेंज इन मास वर्सेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग डायनेमिक वेपर सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मीन वॉल्यूम नंबर डायमीटर ऑफ द पाउडर सैंपल इज 2.41 माइक्रोमीटर, डेंसिटी इज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राम पर सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है, मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पे आप पे करा तो दे रहा हूँ, बट अगर आपने अभी तक इस पार्ट को नहीं पढ़ा है तो मैं इसको बोलूंगा कि इसको अवॉइड कर देना। क्यों, क्योंकि अवॉइड करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एनबीएमएस ने पेन पेपर अलाउ नहीं किया, तो इस तरीके की न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे इसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना डायमीटर दिया हुआ है हमारा 2.41 माइक्रोन मीटर है। इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे और कन्वर्ट करेंगे तो 2.41 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा जो डेंसिटी दी रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब हमें एक सिंगल पार्टिकल का डायमीटर निकालेंगे, सिंगल पार्टिकल का डायमीटर, और पार्टिकल कैसा होता है, स्फीयर होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम स्फीयर का, वो स्क्वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई/6 इंटू डी क्यूब इज इक्वल टू पाई/6, और डायमीटर की वैल्यू हमारी क्या है 2.41 इंटू 10⁻⁻⁴ और इसका क्यूब। तो इसको जब हम सॉल्व करोगे, आप पाई की वैल्यू इसको रख के सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7.35 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक पार्टिकल का वॉल्यूम निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, अब मास निकाल सकते हैं हम लोग एक पार्टिकल का। मास कैसे निकलेगा, मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी अपनी 3 है इंटू 7.35 इंटू 10⁻12 है। तो जो हमारा मास निकल के आएगा, मास निकल के आएगा कितना, 2.205 इंटू 10⁻11 ग्राम, 10⁻11 ग्राम, ये हमारा मास निकल के आएगा। अब हम मास निकाला क्यों सर, मास हमने इसलिए निकाला क्योंकि जब हमें क्या हुआ कि टोटल इतने ग्राम पता चल गए। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, तो 1 ग्राम पार्टिकल में इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, मतलब इसका हम इन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो इसका जब हम लोग इन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 ग्राम विच इज इक्वल टू 1/2.205 इंटू 10⁻11 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4.53 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, 4.53 इंटू 10⁻10 इसकी वैल्यू आएगी, और इसका जो सबसे नियरेस्ट है वो क्या है, 4.55 है। तो हम इसकी जगह 4.55 लेके ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को, कि ये इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन थी, आप देख लो। बाकी अभी इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कोशिश करना कि अवॉइड करो, अगर आप इस पे टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस सॉल्युबिलिटी एनालिसिस कर्व इज नॉट अ गुड टूल फॉर। अब देखो फेस सॉल्युबिलिटी एनालिसिस कर्व जो है वो गुड टूल किसके लिए नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बायोलेबिलिटी डिटर्मिनेशन, पॉलीमॉर्फ डिटेक्शन या इम्प्योरिटी डिटेक्शन। तो इसकी बात करो तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हम लोग अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फ भी डिटेक्ट हो जाता है और इम्प्योरिटी भी डिटेक्ट हो जाती है, बट बायो अवेलेबिलिटी डिटर्मिनेशन के लिए हमारा ये फेस सॉल्युबिलिटी एनालिसिस कर्व का कोई यूज उतना खास होता नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाए। Which polymorphic form of the drug candidate has the highest melting point? अब देखो सबसे ज्यादा क्या पूछा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो सिंपल सी बात है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले एक होता है अनस्टेबल, ठीक है, उसके बाद होता है मेटा स्टेबल, उसके बाद फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें, स्टेबल फॉर्म में। तो अब देखो सिंपल सा इसका जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, स्टेबल फॉर्म जो रहेगा, इस मेल्ट मतलब क्या होता है, उससे क्रिस्टल्स को वो रीऑर्डर में अरेंज होना, तो मेल्ट कौन होगा, स्टेबल जो फॉर्म होगा वो कभी मेल्ट होगा नहीं, होगा ना, जिसके पास स्टेबिलिटी रहेगी तो वो मेल्टिंग बाद में शो करेगा। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग होगी स्टेबल की, फिर उसके बाद होगी मेटा स्टेबल की, फिर उसके बाद होगी अनस्टेबल की। तो यहाँ पे हाईएस्ट पूछा है तो हम लगाएंगे क्या, स्टेबल, और अगर लोएस्ट पूछा होता तो हम लगाते अनस्टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीमॉर्फ एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। अब पॉलीमॉर्फ क्या होते हैं कि अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसके बारे में हमने उसने प्री फॉर्मुलेशन में बहुत अच्छे से बात की हुई है, तो उसको जाके एक बार स्टेट्स ऑफ मैटर में भी मैंने इसके बारे में बताया, हाँ दोनों जगह हमने इसके बारे में बात की, तो आप वहां से जाकर इसको चेकआउट जरूर कर लेगा कि पॉलीमॉर्फ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, बट कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सेम होती है, एक्सरे क्रिस्टल एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटीज।
तो देखो बट केमिकल कंपोजिशन, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक आपका एक्सरे डिस्ट्रक्शन पैटर्न हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉलिबिलिटीज हो गई, ये क्या होती है, ये डिफर कर जाती है, बट उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना, केमिकल कंपोजिशन होता है, वो चेंज नहीं होता है पॉलीमॉर्फ के फॉर्म से, पॉलीमॉर्फ में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बल्कीनेस, बल्कीनेस के अकॉर्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी इज द बल्कीनेस, सही बात है। बल्किएस्ट सब्सटेंस विल रिक्वायर द कंटेनर लार्जर देन रिक्वायर्ड फॉर लेस बल्की सब्सटेंस, सिंपल सी बात है, एकदम सही बात है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल शिफ्ट बिटवीन द लार्जर वन एंड इंक्रीज द बल्कीनेस, बल्कीनेस इंक्रीज विद डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज, सही बात। अब ये जो ऑप्शन पूछ रहा है ये क्या बोल रहा है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो लार्जर्स के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे और बल्कीनेस बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, जब अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल लार्जर के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे तो अब कम जगह लेंगे ना, तो कम जगह लेंगे तो बल्कीनेस बढ़ेगी कहाँ, बल्कीनेस घट जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका गलत है, और यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा था, तो इसलिए सी जो है वो करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाउडर शोज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डस्टेबिलिटी, ऑप्शन दिया हुआ है टैल्कम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर, फाइन चारकोल या पोटैटो। तो जो सबसे ज्यादा डस्टेबिलिटी शो करता है वो कौन सा पाउडर है इसमें, वो है आपका लाइकोपोडियम पाउडर, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, लाइकोपोडियम पाउडर जो ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लूइड व्हिच अपरेंट वॉल्यूम इंक्रीज अंडर द शियर एग्जिबिट, मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जिनकी जो अपरेंट वॉल्यूम है वो शियर मतलब जो हमारा फोर्स के अंडर में क्या हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या एग्जिबिट करे, डायलेटेंट फ्लो एग्जिबिट करेगा, न्यूटोनियन फ्लो एग्जिबिट करेगा, प्लास्टिक फ्लो एग्जिबिट करेगा, या स्यूडो प्लास्टिक फ्लो एग्जिस्ट करेगा। अब देखो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि वो न्यूटोनियन फ्लो तो नहीं एग्जिबिट कर रहा, क्योंकि हमने न्यूटोनियन फ्लो की बात की थी, ये बाकी सारे नॉन न्यूटोनियन में आएंगे, तो ये न्यूटोनियन तो नहीं एग्जिबिट करेगा सबसे पहली बात। अब हमारा क्या कह रहा कि जिसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने जब ये बताया था तो वहाँ पे हमने बात करी थी तीनों के बारे में, ठीक है, प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो, डायलेटेंट फ्लो। तो इसमें हमें देखा था कि वॉल्यूम किसमें इंक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम जो हमारा इंक्रीज हो रहा था वो किसमें, मेनली हमारा जो देखने को मिलेगा सीआर एग्जिबिट के अंदर, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा डायलेटेंट फ्लो के, किसमें आएगा, वो आएगा डेली डायलेटेंट फ्लो के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, अपेरेंट वॉल्यूम पूछा है, ट्रू वॉल्यूम नहीं पूछा, अपेरेंट वॉल्यूम पूछा, ठीक है। द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ द पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्जेलो एसिटेट, मतलब क्या, ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे जो हमारा कार्बोक्सिलेशन है, पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन होता है और वो ऑक्जेलो एसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन है थायमिन, बायोटिन, पाइरिडॉक्सिन या नियासिन। तो ऐसा कौन सा है जो हमारा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है इसके लिए कोएंजाइम के रूप में काम करता है, कौन, बायोटिन, और जो क्या कन्वर्ट करता है, पायरुवेट को ऑक्जेलो एसिटेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग जीरो ऑर्डर डिग्रेडेशन आर द ट्रू एक्सेप्ट, मतलब क्या करें कि जीरो ऑर्डर के लिए सारे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बट कौन सा इसमें ऐसा है जो गलत है, तो हमें क्या बताना, इसमें गलत स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करना। तो गलत स्टेटमेंट पहला क्या है, इट इज अ रेट, इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, सही बात है। अ प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम गिव्स स्ट्रेट लाइन, ये भी ठीक है। इट्स हाफ लाइफ इज चेंजिंग पैरामीटर, नो। इट्स अ कंसंट्रेशन रिमेन अनचेंज विद टाइम, सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें इनकरेक्ट बताता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलॉइडल डिस्पर्जन एग्जिबिट विच टाइप ऑफ रियोलॉजी, कोलॉइडल डिस्पर्जन जो होते हैं वो किस तरह की रियोलॉजी शो करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटोनियन, स्यूडोप्लास्टिक, नॉन न्यूटोनियन या डायलेटेड। अब देखो हमने बात की थी कि जब कोलॉइडल डिस्पर्जन का लेक्चर लिया था मैंने, तो उसमें मैंने बताया था कि न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में। तो जिसको नॉर्मल न्यूटोनियन हो जाता है, कोलॉइडल डिस्पर्जन जो होते हैं वो नॉन न्यूटोनियन शो करते हैं। उस नॉन न्यूटोनियन के अंदर आपका प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक, डायलेटेड, ये सारी चीजें आती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम डिपेंडेंट डायलेटेंट बिहेवियर इज नोन, टाइम डिपेंडेंट जो डायलेटेंट बिहेवियर है उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे थिक्सोट्रॉपी है, रियोपेक्सी है, या रियोमेलेक्सिस है, या प्लास्टिक है, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग। तो टाइम डिपेंडेंट जो है वो हमारा दो होता है, टाइम डिपेंडेंट एक होता है थिक्सोट्रॉपी, एक होता है निगेटिव थिक्सोट्रॉपी या एंटी थिक्सोट्रॉपी जिसको बोलते हैं। तो थिक्सोट्रॉपी में क्या होता है जेल होता है, फिर सॉल, फिर जेल, और यहीं पे जो हमारा निगेटिव या एंटी थिक्सोट्रॉपिक है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सॉल, जेल, सॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम डिपेंडेंट डायलेटेड बिहेवियर इज नोन एज, सेम अभी बात हो गई, थिक्सोट्रॉपी होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कोलॉइडल डिस्पर्जन
एग्जिबिट विच टाइप ऑफ रियोलॉजी, कोलॉइडल डिस्पर्जन जो है वो किस तरह की रियोलॉजी शो करता है, न्यूटोनियन, स्यूडोप्लास्टिक, नॉन न्यूटोनियन या डायलेटेड। ठीक है, तो ये हमने बात करी कौन सी रियोलॉजी शो करता है, वो वाला हमने देखा था नॉन न्यूटोनियन शो करता है। ठीक है, सेम ये द प्रिफर्ड रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज, तो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन जो होते हैं वो कैसी हमारे पास रियोलॉजिकल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है स्यूडोप्लास्टिसिटी एंड थिक्सोट्रोपिक, स्यूडोप्लास्टिसिटी, डायलेटेंसी एंड थिक्सोट्रोपिक, स्यूडोप्लास्टिसिटी एंड रियोपेक्सी। तो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन होते हैं वो कैसी बिहेवियर शो करते हैं, वो हमारा शो करते हैं स्यूडोप्लास्टिसिटी एंड थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मटेरियल whose कंसिस्टेंसी डिपेंड अपॉन बोथ ड्यूरेशन ऑफ द सीयर एंड द रेट ऑफ सीयर एग्जिबिट, जो ऐसी मटेरियल जिनकी कंसिस्टेंसी जो है, ठीक है, तो उस पर किस पे डिपेंड कर रहा है, वो ड्यूरेशन ऑफ सीयर पे भी डिपेंड कर रहा है, साथ में रेट ऑफ द सीयर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो उसमें क्या एग्जिबिट करेंगे, ऑप्शन ए है आपका रियोपेक्सी, बी है थिक्सोट्रोपी, सी है विस्कोइलास्टिसिटी या डी है प्लास्टिसिटी। तो वो क्या एग्जिबिट करते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं मेनली थिक्सोट्रोपी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मटेरियल्स, ये तो सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया शायद, हाँ सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया कि इन अ मैकेनिकल, ठीक है, इन अ मैकेनिकल मॉडल ऑफ विस्कोइलास्टिक मटेरियल विथ एलिमेंट्स इन सीरीज द मॉडल इज टर्म्ड एज, मतलब क्या है कि अगर ऐसा जो विस्कोइलास्टिक मटेरियल का क्या है मॉडल है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो एक सीरीज में लगे हुए हैं, तो उस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वाइगेट एलिमेंट, क्रीप एलिमेंट, मैक्सवेल एलिमेंट या रिटार्डेशन एलिमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल एलिमेंट। इसमें क्या होता है, मैक्सवेल मॉडल होता है विच अरेंजेस अ विस्कस एलिमेंट इन अ सीरीज विथ एन इलास्टिक एलिमेंट एंड इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ द विस्कोइलास्टिक मटेरियल्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड ऑल ऑफ द फॉलोइंग शोज द टाइम इंडिपेंडेंट बिहेवियर। अब देखो टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट पे आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो इसके बारे में मैंने डिटेल्ड लेक्चर बना रखा है चैनल पे, जाके उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, आपका ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना जाके। तो बेस्ड ऑन द रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड ऑल ऑफ द फॉलोइंग शोज द टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, तो कौन सा ऐसा है जो टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ऑप्शन है एंटी थिक्सोट्रोपिक, नॉन न्यूटोनियन, प्लास्टिक या स्यूडोप्लास्टिक। तो जो है वो कौन सा है, वो है एंटी थिक्सोट्रोपिक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव कोलाइड हैज अ हाई गोल्ड नंबर, ये अभी रिसेंट 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास ट्रागाकांत है, एल्ब्यूमिन है, एकेसिया है, जिलेटिन है। तो सबसे ज्यादा हाई गोल्ड नंबर हमें पता है कि जितना ज्यादा गोल्ड नंबर हाई होगा उतने ही ज्यादा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारा जो गोल्ड नंबर है वो इसमें वो एकेसिया का सबसे हाई होता है, वो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होते हैं। अब एकेसिया का कितना गोल्ड नंबर होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following type of viscometer is used for the measurement of the viscosity of न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा ऐसा है जो विस्कोमीटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके कौन कौन से, ऑप्शन आपका दे रखा है कप एंड बॉब मीटर, साइक्लोमीटर, ओस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर या ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा कप एंड बॉब मेथड। ठीक है, कप एंड बॉब विस्कोमीटर, अब इसको हम लोग रोटेशनल विस्कोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे नॉन न्यूटोनियन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन, ऐसा कौन सा इसमें है जो ड्रग डिग्रेडेशन का प्रोसेस नहीं है, नॉट पूछा है। हाइड्रोलिसिस से ड्रग होती है, डिकार्बोक्सिलेशन से भी ड्रग डिग्रेड होती है, फोटोलिसिस से भी होती है, बट हीमोलिसिस का ड्रग से नहीं है ना देना, ये किससे, ये हमारी ये हमारी ब्लड से रिलेटेड है, आरबीसी का डिग्रेडेशन को हम लोग हीमोलिसिस बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा नॉट पूछा था, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द विच लॉ, ये इक्वेशन जो है ये आपको किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू के ln d1/d2। ठीक है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ये रिटिंगर्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है, जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में है, साइज रिडक्शन में, मैं उसके बारे में वहाँ पे डिटेल में बता दूंगा आपको। ठीक है, और मैंने जो लेक्चर लिया है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का उसमें तो बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, आप जाके उसको देख सकते हो। 4 लेक्चर्स में कंप्लीट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमने कवर कर दी, तो आप जाके उसको एक बार में देख के अपना टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। While studying the solid state physicochemical properties, the packing properties of the drug includes, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो पैकिंग प्रॉपर्टी के अंडर में आएगी, हीट कैपेसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एंट्रोपी। तो जो ऐसी कौन सी है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो है वो हमारा पैकिंग प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन सेल्फ लाइफ एज पर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग सेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेल्फ लाइफ मतलब हमारा T90 हो गया, तो T90 को डिटरमाइन करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है एज पर टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले पूछा T90 = 0.693 अपॉन के दिया हुआ,
दूसरा T90 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.104 बाई के। फिर हमारा दिया हुआ है टी हाफ की वैल्यू हो गई 0.693 बाई के। अब यहाँ पे जो सेल्फ लाइफ है वो टी हाफ तो रिलेट करेगा नहीं, वहाँ हमारा किसके बारे में बात करेंगे, वहाँ हम लोग T90 से ही बात करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट आउट हो गए। अब बात होती है किसके बारे में, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है T90 का, वो क्या होता है, वो होता है 0.105 अपॉन के। ठीक है, 0.1052 अपॉन के होता है। ठीक है, और अगर हम सेल्फ लाइफ की बात करते हैं किसके बारे में, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में तो बात करते हो, 0.1 इंटू ए नॉट अपॉन क्या होता है, के होता है। ये होता है सेल्फ लाइफ, दैट इज T90। और अगर टी हाफ, तो ये ऑप्शन आपका किस में चला जाएगा, ये T90 में चला जाएगा। और टी हाफ पूछा होता तो ये ऑप्शन हो जाता एक। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे T90 दे रखा तो नहीं, T90 नहीं होगा, यहाँ पे T90 में ये टी हाफ की वैल्यू दे रखी, तो ऑप्शन आपका वो करेक्ट होगा जो मैंने बताया। ठीक है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिफाइन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को बेस्ट डिफाइन कर रही है। ऑप्शन दिया हुआ है डिफ्रैक्शन बैंड्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स स्पेसिफिक होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ऑल ऑफ दिस। तो सारे ऑप्शन ही करेक्ट है, तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्रिस्टलाइन को डिफाइन कर रही हैं अच्छे से। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कार्स इंडेक्स ऑफ अ गुड फ्लो प्रॉपर्टी। तो गुड फ्लो प्रॉपर्टी का जो कार्स इंडेक्स है वैल्यू है वो क्या होनी, क्या है। ठीक है, इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल हमने बात की हुई है, प्री फॉर्मुलेशन में बात की हुई है, और साथ में माइक्रोमेटिक्स में भी बात की हुई है कि कार्स इंडेक्स हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, ये सारी चीज़ों की वैल्यूज़ के बारे में हमने बात की हुई थी। ठीक है, तो कार्स इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 से 25 दिया हुआ। ठीक है, 20 से 25 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 12 से 16, फिर 18 से 21 और 28 से 35 दिया। तो अगर हम कार्स इंडेक्स की बात कर लें यहाँ पे एक बार, तो होता है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट के लिए कितनी वैल्यूज होती है, एक्सीलेंट के लिए होती है लेस देन 10। फिर आता है गुड, गुड की वैल्यू जो होती है वो होती है 11 से 15। ठीक है, फिर आता है अपने पास क्या, फिर आता है फेयर। फेयर की जो वैल्यू होती है वो होती है 16 से 20। फेयर की वैल्यू कितनी होती है, फेयर की वैल्यू होती है 16 से 20। फिर आता है पासेबल, पासेबल की वैल्यू होती है 21 से 25। फिर आता है पुअर, पुअर की वैल्यू होती है अपनी 26 टू 31। फिर आता है अपने पास वेरी पुअर, इसकी वैल्यू होती है 32 टू 37। फिर आता है वेरी वेरी पुअर, इसकी जो वैल्यू होती है इसकी होती है ग्रेटर देन 30। ठीक, तो ये हो गया हमारे कार्स इंडेक्स की वैल्यू। क्वेश्चन ने पूछा था कि गुड, गुड मतलब 11 से 15 के बीच में आना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 11 से 15 का ऑप्शन नहीं है, बट नियरेस्ट ऑप्शन 12 से 16 का है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री फ्लोइंग पाउडर्स सो अ फ्लैटर कोन एंड हैव। फ्री फ्लोइंग पाउडर के बारे में फ्लैटर कोन शो करता है और एंगल ऑफ रिपोज क्या होना चाहिए इनका। तो हमें पता है कि जितना कम एंगल ऑफ रिपोज होगा उतनी अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे स्मॉलर एंगल ऑफ रिपोज देखने को मिलेगा फ्री फ्लोइंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ रिपोज इज कैलकुलेटेड बाय। तो एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई आर होता है। ठीक है, तो h बाई आर एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला होता है, मतलब हाइट अपॉन रेडियस। तो tan अल्फा इज इक्वल टू रेडियस अपॉन हाइट नहीं, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस नहीं, 1 माइनस नहीं, h बाई आर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह इन्होंने अल्फा कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल पार्टिकल विद डेंसिटी 3 ग्राम एंड वॉल्यूम। देखो सेम मैंने अभी जैसे क्वेश्चन कराया है उसी बेसिस पे ये भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, इसको आप लोग सेम उससे सॉल्व कर लेना, कि अभी मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा तो टाइम जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले वाला न्यूमेरिकल कराया सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1.55 इंटू 10⁻3। बाकी आप सॉल्व करके इसको चेकआउट कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़ते हैं, इन अ फ्री फ्लोइंग पाउडर इफ द बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी आर क्लोज इन वैल्यू देन कार्स इंडेक्स विल बी। तो देखो अगर बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी क्लोज वैल्यू में तो कार्स इंडेक्स का क्या होगा। तो कार्स इंडेक्स का उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कार्स इंडेक्स का हमें फॉर्मूला पता था कि टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी, ठीक है, इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने ये बोला कि अगर बल्क और टैप डेंसिटी की वैल्यू क्लोज है, तो अगर बल्क एंड टैप डेंसिटी की वैल्यू क्या है, क्लोज है, तो ये जो ऊपर का डिफरेंस है ये हमारा ये क्या होगा, ये कम आएगा। और जब डिफरेंस कम आएगा तो ओवरऑल जो हमारी वैल्यू है वो भी कम आएगी, और जब ओवरऑल वैल्यू कम आ रही है तो मतलब कार्स इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या बोल रहा है, द डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन टू प्लेन्स ऑफ अ लिक्विड इज सेपरेटेड एंड इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस इज कॉल्ड। मतलब एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए पार्टिकल के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शेयर, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फोर्स या शेयरिंग स्ट्रेस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ शेयर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ शेयर। ओके, चलो
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? द इंटरफेशियल फोर्स रिलेटेड टू द कॉन्टेक्ट एंगल बाई। तो इंटरफेशियल फोर्स और कॉन्टेक्ट एंगल को रिलेट करने के लिए कौन सा इक्वेशन है? वहाँ पे इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन, स्टोक्स इक्वेशन, यंग्स इक्वेशन या लैपलास इक्वेशन। तो वो कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? वो हो जाएगा इक्वेशन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यंग्स इक्वेशन। तो ये हमारे 44 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 45 हुआ कि द एडिशन ऑफ मोनो बेसिक पोटेशियम फॉस्फेट टू द सस्पेंडेड बिथियम बिस्मथ सब नाइट्रेट पार्टिकल कॉज ए टू बी ओइंग टू द सी। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा ये समझना है कि जब हम मोनो बेसिक पोटेशियम फॉस्फेट को सस्पेंडेड बिस्मथ सब नाइट्रेट में वो करते हैं तो क्या चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें वैल्यूज क्या क्या देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती क्या? पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल। ठीक है, क्या वैल्यू को देखने को? पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल होगा। ठीक है, पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि इनकी वैल्यू जो होगी जीटा पोटेंशियल की क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी जीटा पोटेंशियल की वैल्यू, डिक्रीज जीटा पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, और एट द एंड हमें क्या देखने को मिलेगा कि पार्टिकल का एग्रीगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्टिकल एग्रीगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे? ऑप्शन देखिए, सबसे पहले क्या? निगेटिव पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल कौन कौन से ऑप्शन में? 3 ऑप्शन में, तो पहला एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल, पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल। फिर उसके बाद बी में हमने देखा था कि वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी, तो इंक्रीज होने वाला ये भी ऑप्शन हटा दिया। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि हमने देखा है कि पार्टिकल एग्रीगेट हो रहे हैं, तो एग्रीगेट करने के लिए क्या होना चाहिए? कि अपोजिट होना चाहिए। तो निगेटिवली चार्ज आयन जो होंगे वो यहाँ पे एडहेयर होंगे, तब जाके एग्रीगेशन फॉर्म होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है आपका? कि एट विच कंसंट्रेशन डू सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज चेंजेस शार्पली। किस ऐसा कंसंट्रेशन है जिनमें जो सर्फेक्टेंट और सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज है वो बहुत शार्पली चेंज होता है? क्रिटिकल मेटल कंसंट्रेशन है, ठीक है, आयनिक कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, सरफेस। तो कौन सा कंसंट्रेशन है? वो है क्रिटिकल मेटल कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग CMC भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि एट द टेम्परेचर एट विच द सर्फेक्टेंट सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू इट्स CMC। मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे सर्फेक्टेंट की जो सॉल्युबिलिटी है वो उसके क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाती है? क्रिटिकल मिसिलर कंसंट्रेशन, क्राफ्ट पॉइंट, क्लाउड पॉइंट या सॉल्युबिलाइजेशन। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट पॉइंट। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वार्टरल्स मेथड इज यूज टू मेजर द विच प्रॉपर्टी। क्वार्टरल्स का जो मेथड है वो किस प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, वेपर प्रेशर लोअरिंग या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हमारा क्वार्टरल्स का मेथड है वो किसके लिए यूज किया था? वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्टेबिलिटी इंडेक्स फॉर ऑयल इन वाटर इमल्सन इंडिकेट्स व्हाट। ठीक, तो क्या इंडिकेट करता है? डिफाइंड बाय डेल्टा एच हीट बाय डेल्टा बाय एच एट 35 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव इंथैल्पी चेंज डिफाइंड टू डेल्टा बाय एच, या रिलेटिव कंडक्टिविटी चेंज। तो जो हमारा स्टेबिलिटी इंडेक्स है वो किसको इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है रिलेटिव कंडक्टिविटी चेंज इंडिकेट करता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे यहाँ से 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए, वो हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 51 पे। अनइक्वल अट्रैक्टिव फोर्सेस और एट द लिक्विड गैस इंटरफेस रिजल्ट फॉर्म। तो जो अनइक्वल अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या रिजल्ट करेगी लिक्विड के गैस इंटरफेस पे? एब्सेंस ऑफ एडहेसिव अट्रैक्शन, लेस एडहेसिव अट्रैक्शन, एब्सेंस ऑफ कोहेसिव अट्रैक्शन या लेस कोहेसिव अट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे लिक्विड गैस का इंटरफेस पूछा है, मतलब दो अलग अलग फेसेस आ गए, तो कोहेसिव का तो कहीं बात होगा ही नहीं, तो ये दोनों हटा दो। क्योंकि सेम होता है तब कोहेसिव होता है। अब बचा एडहेसिव। अब यहाँ पे एडहेसिव एक्शन क्या होगा? कम, मतलब होगा बट कम होगा, एब्सेंस पूरी तरह से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस बना हुआ है, तो लेस एडेशन होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका वो क्या हो जाएगा? बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a solid form a gel more readily when shared than the left at the rest, the phenomena is known as। ठीक है, तो जब अगर उसको हम लोग शेयर करने के बाद रेस्ट करने के लिए रख देते हैं तो अगर वो जेल जल्दी बना लेता है तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रियोपेक्सी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होपलर्स विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ। होपलर्स विस्कोमीटर किस टाइप के अंतर्गत में आता है? हमारे पास आता है फॉलिंग स्फीयर, कैपिलरी विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर या कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। तो जो हमारा होपलर्स विस्कोमीटर है वो आता है किसमें? वो फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटी स्टोक्स इज अ GS यूनिट। अब देखो किसकी CS यूनिट है, किसकी? सेंटी स्टोक्स।
यहाँ पे अपने पास सरफेस टेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फ्लूइडिटी या काइनेटिक विस्कोसिटी। तो हमें पता है कि जो स्टोक्स होते हैं, सेंट्रिक स्टोक्स, ये हमारा किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी होती है किसकी, विस्कोसिटी की। और विस्कोसिटी में भी स्पेसिफिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या ऑप्शन दिया था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो भाई कोफिशिएंट जो होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं, तो इसकी तो यूनिट होगी नहीं और बाकी कोई यूनिट हो नहीं सकती, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय, विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो किस इक्वेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है, स्टर्न वोल्मर इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, इगुची इक्वेशन या गीबास इक्वेशन। अब देखो इसको मैंने बताया था जब मैं जो अभी आपको मैंने एक वीडियो बताया कि इक्वेशंस के बारे में, तो इक्वेशंस के बारे में मैंने एक सेपरेटली डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है चैनल पे, एक इक्वेशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, दोनों जाके देख लेना, उसमें मैंने इनके बारे में वहाँ पे भी बताया था। तो जो विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंस अगर कहीं बात आती, जहाँ भी टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात आती, तो हम लोग किसकी बात करते हैं, वहाँ हम लोग अरहेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फिजिकल फार्मेसी के टोटल 56 क्वेश्चंस कवर कर लिए जो पीवाईक्यूज में पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चीज़ें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। साथ में व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन करो, क्योंकि लेक्चर के अपडेट्स मैं वही डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब वहाँ पे हमने एक क्विज स्टार्ट किया है। ठीक है, डेली अबाउट 30 क्वेश्चन का वहाँ पे भी एक क्विज होता है, तो आप उसको भी अटेम्प्ट करो और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो लेक्चर्स के, तो इस हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और अगर आपको ये जो क्वेश्चंस है वो आपको ईयर बाय ईयर सॉल्व करने हैं, तो आप हमारा इस वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस सेट्स के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से हमने एक और सब्जेक्ट अपना कवर कर दिया। बाकी हमारी पीवाईक्यू सीरीज डेली रात को 8 बजे चल रही है चैनल पे, तो उसको ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।